करते चलिए ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। और जो ना समझ में आए उसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसे दोबारा समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज आप सबको औपनिवेशिक से भारतीय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताया जाएगा। आप इसे अच्छे से समझिए। औपनिवेशिक 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 शासन से औपनिवेशिक शासन से भारतीय चेतना का उदय, ये आपका मेन टॉपिक है, इसी के ऊपर आप सबको समझना है। औपनिवेशिक शासन से भारतीय चेतना का उदय, भारतीय चेतना में उदय। तो भारतीय चेतना में क्या उदय हुआ, किससे? औपनिवेशिक शासन से। और यहाँ पर एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, औपनिवेशिक शासन क्या है। किसी संपन्न देश द्वारा दूसरे देश में जब कोई प्रभुसत्ता स्थापित कर ली जाती है और प्रभुसत्ता स्थापित करने के बाद अपने तरीके से कार्य किया जाता है, तो उसे बोला जाता है औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन क्या है? किसी संपन्न या शक्तिशाली देश द्वारा किसी दूसरे देश में प्रभुसत्ता स्थापित करके जब अपने तरीके से कार्य किया जाता है, तो उसे बोला जाता है औपनिवेशिक शासन। तो औपनिवेशिक शासन से भारतीय चेतना का उदय कैसे हुआ, भारतीय चेतना पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसे आप लोग समझिए। तो एक चीज़ तो आपको बता दी गई कि औपनिवेशिक शासन क्या है। अब इससे भारतीय समाज में क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, भारतीय समाज पर इसका क्या असर हुआ, इसे आपको समझना है। तो पहला पार्ट बहुत ही आसान पार्ट है और ये बहुत छोटा पार्ट है। कुल मिलाकर के अगर मेन हेडिंग की बात की जाए तो दो ही मेन हेडिंग है, एक आपको पहले बता दी गई है और दूसरी आज बताई जा रही है। तो इससे भारत में क्या असर हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसी चीज़ को आपको समझना है। और वही चीज़ें आपको नोट करके अगर पेपर में प्रश्न आते हैं तो लिख देना है। तो इसका पहला असर क्या हुआ बता रहे हैं। नंबर 1, कानून का गठन। कानून का गठन, कानून का गठन हो गया। इससे, किससे? औपनिवेशिक शासन से। औपनिवेशिक शासन से हमारे देश में इतना असर हुआ कि हमारे देश का जो है कानून बन गया, कानून का निर्माण हो गया। हमें किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से रहना है, ये हमारे लिए उचित है कि अनुचित है, उसका जो है हमारा कानून बन गया। अब हमारा कानून लिखित और मौखिक दोनों बना है। हमारा संविधान कैसे है या कानून कैसे है, तो लिखित भी है और मौखिक भी है। तो ये दो तरीके से हमारा कानून बना है। तो पहली बात तो ये है, हमारे कानून का निर्माण हो गया। तो आप ये लिख दीजिए कि भारतीय चेतना के उदय में पहला क्या हुआ, पहला कि कानून का गठन हो गया। अब दूसरा आप लोग देखिए, व्यापार में वृद्धि।
ये दूसरा औपनिवेशिक शासन से दूसरा फायदा ये हमें ये हुआ कि हमारे व्यापार में वृद्धि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि बाजारें जो लगती थी उसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें आ गई, नए तरीके से कार्य करने लगे लोग, नए नए बाज़ारों का निर्माण हुआ और बड़े बाज़ारों का निर्माण हुआ। पहले छोटी मार्केट होती थी और फिर नई नई मार्केट हो गई है और बड़ी मार्केट हो गई है। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि व्यापार में वृद्धि हो गई। लोग पहले जो इनकम छोटी होती थी, इसके आ जाने से इससे हमें ये शिक्षा मिली कि हमारा व्यापार जो है और बढ़ गया, उसमें सुधार आ गया, तो व्यापार में कुल मिलाकर के वृद्धि हो गई। ये दूसरा फायदा हुआ। और तीसरा क्या हुआ? परिवहन के साधन में विकास। परिवहन के साधन में विकास। तो तीसरा फायदा क्या हुआ कि जो परिवहन के साधन है, यानी कि आवागमन के साधन, जैसे आपका बस, ट्रेन, हवाई जहाज, ये जो आवागमन के साधन होते हैं वो उनमें विकास हुआ, वृद्धि हुई। तो इसमें कुल मिला के कहा जाए तो परिवहन के साधनों में भी इजाफा हुआ। पहले साधन कम हुआ करते थे तो लोग को दिक्कत होती थी आने जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में बहुत समस्या होती थी कि कैसे आ जाए। अब यहाँ से कहीं 200 किलोमीटर जाना है तो पता चला कि साधन ही नहीं है, लोग जा ही नहीं पाते थे। और कोई बहुत कोशिश करता था तो अगर कोई अपना साइकिल से गया, पैदल जाने के लिए कोशिश किया तो उसमें बहुत टाइम लग जाता था, इसलिए उसमें काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन औपनिवेशिक शासन से भारतीय चेतना में एक फ़ायदा ये हुआ कि परिवहन के साधन में काफ़ी इजाफा हुआ और जिससे हमारे आवागमन के साधनों में आराम मिल गया। अब चौथा आप लोग देखिए, चौथा है राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। और राजनीतिक के साथ साथ प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक और प्रशासनिक हम दोनों लिख दे रहे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में परिवर्तन, ये चौथा जो है परिणाम इसका है। पहले हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो काफ़ी संतुलित नहीं थी, काफ़ी पिछड़ी हुई थी। लेकिन औपनिवेशिक शासन से हमारे राजनीतिक क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुआ और जिससे हमारे देश के लोगों में काफ़ी प्रगति हुई। और हर एक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो, दोनों में हमारा देश आगे की ओर बढ़ने लगा। ये किसका परिणाम है? औपनिवेशिक शासन प्रणाली का। तो ये चौथा फायदा है। और अब पांचवा देखिए,
इससे पांचवा है, इससे काफी हानि भी हुई। तो जहाँ इससे हमें कुछ फायदा हुआ है, वहीं पर इससे हमें नुकसान भी हुआ है। इससे काफ़ी चीज़ें हमें खोना पड़ा है। कानून का गठन, व्यापार में वृद्धि, परिवहन के साधन में विकास, राजनीतिक प्रशासनिक दोनों क्षेत्र में परिवर्तन, जहाँ पर ये सब फायदा हो रहे हैं, वहीं पर अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ इससे हमें कुछ नुकसान भी होना पड़ा है। काफ़ी चीज़ों से हम हाथ धोए हैं। जैसे पहले हमारा देश बहुत ही संपन्न था, बहुत ही अमीर था। संपन्न का मतलब कि अमीर देश में भारत देश की गणना की जाती थी। लेकिन जब हमारे देश में दूसरे देश का आक्रमण हो गया, तो यहाँ पर जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो धन संपदा थी, वो यहाँ से लोग लेकर के अपने देश में चले गए। तो हमारा देश कुल मिलाकर के क्या हो गया, अमीर से गरीब हो गया। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हमें, जहाँ एक और फायदा हुआ वहीं दूसरी ओर नुकसान भी हुआ। तो औपनिवेशिक शासन से जहाँ हमें फ़ायदा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ चीज़ों से हाथ भी धोना पड़ा है, अर्थात उससे हमें नुकसान भी हुआ है। तो ये कुल मिलाकर पांचवा है। और छठवां देखिए, नई तकनीक का जन्म। तो औपनिवेशिक शासन से एक फायदा ये भी हुआ कि नई तकनीक का जन्म हुआ। पहले लोग पुरानी परंपरा से कार्य किया करते थे, लेकिन आज औपनिवेशिक शासन से हमारे देश के लोगों ने देखा कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में परिवर्तन करके विकास किया जा सकता है। तो उसी के अनुसार हमारे देश के लोगों ने भी कुछ नई चीज़ों की खोज की और तकनीकी रूप से कार्य किया। तो जिससे कृषि के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सब जगह अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। तो इससे अगर इसको हम संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि नई तकनीक का जन्म हुआ, लोग नए तरीके से कार्य करने लगे, उसका फ़ायदा हमारे देश को मिला, भारतीय चेतना का उससे उदय हुआ। अब तो ये कुल मिलाकर के ये चीज़ें आप देख लीजिए। हाँ, एक चीज़ और लिख देते हैं, इससे एक चीज़ ये भी हुआ कि भारतीय समाज में भय आया। भारतीय समाज में कुछ भयभीतता आई। भारतीय समाज भयभीत हुआ। कहने का मतलब ये, भारतीय समाज भयभीत हुआ। तो जब औपनिवेशिक शासन हमारे देश में आया, तो उस कानून से, उनके नियम से हमारे देश के लोग, यानी कि भारतीय समाज, काफ़ी डरा हुआ था, काफ़ी भयभीत हुआ था। लेकिन धीरे धीरे सीख मिली इनको और बाद में फिर अपने आप को बदला। फिर जहाँ भयभीत हुए थे उसके स्थान पर इनमें भयभीतता धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो कुल मिलाकर के यह भारतीय चेतना का उदय के अंतर्गत ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। नंबर 1,
कानून का गठन, नंबर 2 व्यापार में वृद्धि, नंबर 3 परिवहन के साधन में विकास, नंबर 4 राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में परिवर्तन, नंबर 5 इससे काफी हानि भी हुई, नंबर 6 नई तकनीक का जन्म, नंबर 7 भारतीय समाज भयभीत हुआ। तो ये भारतीय चेतना का उदय का परिणाम था, भारतीय चेतना का उदय था ये इन सब में। अब एक चीज और आपको बता दें, इस समय जो हमारे कुछ राष्ट्र नेता थे उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इसे आप लोग नोट कर लें अच्छे से और याद कर लेंगे। इस समय मतलब चेतना का उदय औपनिवेशिक शासन से भारतीय चेतना का उदय, ये मेन हेडिंग थी। इस समय जो हमारे प्रमुख नेता थे, इस समय के प्रमुख नेता, अब ये जो औपनिवेशिक शासन चल रहा था भारतीय समाज का जब उदय हुआ, तो इस समय जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन से थे उनका नाम हम आपको बता दे रहे हैं। हो सकता है कि पेपर में आ जाए कि औपनिवेशिक शासन के समय भारतीय समाज के प्रमुख नेता कौन थे, या 2 प्रमुख नेताओं का नाम लिखिए, तो आपको हम बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। पहला था महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ये वो समय के प्रमुख नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और तीसरे थे महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय। और चौथे थे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय। हाँ, ये आपको बता दें पहले, चौथा नाम लिखने के पहले, इन्होंने बीएचयू की स्थापना की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो आप बता दीजिए। काफी कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो मालवीय जी ने किया था। और मालवीय जी का पूरा नाम क्या है, महामना मदन मोहन मालवीय ये थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर नेक्स्ट है, चौथा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये कुल मिलाकर के 4 लोग प्रमुख थे, आपको और भी हैं लेकिन 4 प्रमुख हैं, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस प्रकार ये प्रमुख नेता थे। और आज आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, यदि इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी हो जो ना समझ में आई हो, तो आप लोग इसी नंबर पे कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।